नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यू बताऊंगा। आज इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यू लाए हैं। तो मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादी है। तो आज मैं आप लोगों को वन बाय वन हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा पिछला लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो अब हम चलते हैं आज के अपने कुछ क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का व्यू ये है कि जो पीपल कहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, उससे ये कह दीजिए कि वो आपको इंटरप्ट ना करें जो भी आप कर रहे हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, छोटा काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। बस आप अपने अंदर एक बिलीव पैदा करिए, फेथ करिए कि आप कर सकते हैं। दुनिया क्या कहती है? दुनिया सिर्फ अकेले ज्ञान दे सकती है, रोटी आपको कोई नहीं देगा। तो ये आपको सोचना है कि कैसे हमेशा अपने जो कंपटीटर है उसको भी अपना दोस्त ही समझिए। वो भी आपको इस राह में बहुत कुछ सिखाएगा। इसीलिए नीदा फारिदी की शायरी लाया हूँ कि गुजरोगे जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। जो लोग आज चमक रहे हैं वो हमेशा चमकते रहें, ऐसी अब दुआ कामना करते रहिए, अपने लिए भी अपने दोस्त के लिए भी। क्योंकि किसी ने कितना खूब कहा है कि जो लॉ ऑफ कंपटीशन है मेक्स अ पर्सन बारबेरियन, बट लॉ ऑफ कोऑपरेशन मेक्स अ पर्सन सिविलाइज। तो आप सिविलाइज होके चलिए, ना कि सिर्फ कंपटीशन के नज़र में एक दूसरे को गिराने और बारबेरियन बनने का प्रयास करिए। क्योंकि वो भी आपको इस जर्नी में बहुत सिखाएगा। ज़रूरत उसकी भी है, आपकी भी है। तो स्वाभाविक सी बात है, कंपटीशन हमेशा हेल्दी रखिए। कभी इस तरीके से न रखिए कि ये लगे कि नहीं आपको सिर्फ अपने बारे में नार्सिसिस्ट अप्रोच नहीं आप लोगों को अपनाना है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो वही चीज़ है ना कि अपना जो टाइम है वो इधर उधर में ना बर्बाद करिए, ना ही किसी नॉनसेंस चीज़ पे वेस्ट करिए। क्योंकि समय बार बार नहीं आएगा और ना ये टाइम बार बार आएगा। तो अब मैं चलता हूँ, इंडियन इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब अचीव कर लेगा। तो ये 2024 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो 5 मिलियन जो डॉलर है, $5 ट्रिलियन है, वो ग्लोबल पावर हाउस 2024 में बन जाएगी। जो इंडिया का टारगेट है कि वो देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाह रही है। तो ये $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है इसका टारगेट कब है? तो इसका टारगेट 2024 तक हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा बनाया गया है, या हमारे नीति आयोग के द्वारा डिसाइड किया गया है। मिक्स इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, मतलब प्राइवेट जो ओनरशिप होती है और जो गवर्नमेंट की इक्विटी होती है, वो दोनों मिलकर काम करती हैं। इसका एक मतलब ये होता है कि जहाँ जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं और जहाँ पब्लिक सेक्टर के लोग को एग्जिस्ट कर जाते हैं राष्ट्र की इकोनॉमी को ध्यान में रखते उसको बढ़ाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ ब्लेंड कर दिया जाता है मिक्सचर मार्केट इकोनॉमी का, और कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म मिल जाती हैं, एक फ्री मार्केट बन जाती है जहाँ पे जो इंटरवेंशन है या प्राइवेट इंटिटी पब्लिक इंटिटी के साथ इंटरवेट करके मिक्स इकोनॉमी बनाती है। ये एक सिस्टम है जहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। मिक्स इकोनॉमी को समझते हैं। मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। मिक्स इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ जो हमारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अभी यहाँ मैं एमसीक्यू के बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊँगा तो बिल्कुल इनके चिथड़े खोल देंगे। आप परेशान ना होइए, बस आप लोगों से थोड़ा सहयोग चाहता हूँ। इंडियन इकोनॉमी का मतलब होता है जब मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ हमारा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जुड़ जाते हैं, जहाँ समाजवाद और कैपिटलिज्म का जो एस्पेक्ट है वो जुड़ जाता है। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद और सोशलिज्म मतलब समाजवाद। ये मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती हैं और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती हैं वो मिल के एक पूरी तरीके से सोशल एम लाने का प्रयास करती हैं। जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है,
जो भी हमारी इंडिया में मिक्स इकोनॉमी चल रही है, जिसमें गवर्नमेंट और सरकार की इक्विटी बंटी हुई है, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ताकि समाज का भला हो सके, पब्लिक का गुड्स हो सके। तो ये गांधीयन फिलॉसफी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे बेस्ड है, ताकि जो रिसोर्स का है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और पावर का वितरण हर जगह हो सके, जिससे मैक्सिमम जगह तक जो है डिसीजन मेकिंग पहुंच सके, जो हमको सेल्फ रिलायंट बनाती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आई होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का जो मेन कैरेक्टर है वो मिक्स इकोनॉमी है। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डज इंडिया। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ मिक्स इकोनॉमी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एम दैट इंडिया इज अंडर डेवलप। अब किसी देश की इकोनॉमी अंडर डेवलप कब होगी? जब वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो नहीं होगी, गरीबी होगी, हाई डिपेंडेंसी रेशियो, ये बात तो नहीं बनेगी। अगर वहाँ नेशनल इनकम है तो लोग, इसका मतलब क्या है, वहाँ प्रोडक्ट और गुड सर्विस अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी वजह से हम बाहर से सामान लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है महंगा मिलेगा, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, सप्लाई चेन की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो एक और तीन चार जो आप लोगों को एक और चार जो दिख रहा है कि अगर बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में रेपो रेट बढ़ा देगी तो आप लोन नहीं ले पाएंगे। तो ये सब चीज़ें एसएलआर कम कर देगी, ये सब सारे टर्म बताऊंगा मैं। रेपो जहाँ बैंक जो होती है बैंक रेट, रेपो रेट जहाँ बैंक जो है आरबीआई से पैसा लेती है, कुछ पैसा सीआरआर के रूप में रखती है, जिसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, कि ज़रूरत पड़ने पर कुछ पैसा जो बैंक होता है सोना और मनी के रूप में रखे रहती है, कि अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है इकोनॉमी में तो पैसे को इंजेक्ट कर सके, जिससे जो मनी का फ्लो है वो बाहर जा सके। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा, लेकिन आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का हो सके, स्वाभाविक सी बात है इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जिसकी वजह से जो है हमारा वो रेट जो है वो पूरी तरीके से बढ़ेगा। जब इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, उससे गरीबी आएगी, भुखमरी आएगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है वो सामान नहीं खरीद पाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक अंडर डेवलप इकोनॉमी का मतलब होता है जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, अभी डेवलप होना चाह रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बेसिक कम्युनिटी नहीं है, खाने पीने की, हेल्थ की, एजुकेशन की, पैसा जो है उसकी वैल्यू डाउन है। ये सब जो है वो अंडर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है कि हम अंडर डेवलप हैं, अभी हम पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, फाइनेंशियली हम इंक्लूड नहीं है, हम लोग गरीबी में जी रहे हैं, हंगर यहाँ ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे जो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है या कास्ट है वो महंगी है, जिसकी वजह से जो टैक्स सिस्टम है वो ज़्यादा लगा हुआ है, जिससे परेशानियाँ हो रही हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। चलते हैं अगली तरफ। विच टाइप ऑफ इंडियन डज इकोनॉमी इंडिया है। इंडिया के पास मिक्स इकोनॉमी है, जहाँ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलके कोई भी काम करते हैं। अ ट्रूली क्लासिफाइड इंडिया। इंडिया की जो इकोनॉमी आप लोगों को पता है लेबर सरप्लस इकोनॉमी, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्शन होता है वो अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी, तो यहाँ क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है जो लेबर है, जो लेबर क्लास है वही हमारी सरप्लस है, अगर उनको सही से यूज करा जाए। क्योंकि हमारे यहाँ जो स्किल लेबर सरप्लस है वो 245.3 मिलियन वर्कर 2030 की बात की गई जा रही है, जो पूरी तरीके से अगर हम वर्कर स्किल को डेवलप करते हैं। अब वर्कर स्किल में क्या है, बहुत सारे लोग लेबर का काम करते हैं। अभी देख लीजिए प्रधानमंत्री ने आप लोगों को विश्वकर्मा योजना लॉन्च करी, हॉकर्स के लिए स्कीम लॉन्च करी ताकि उनको भी फाइनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ा जा सके, देश में गरीबी कम की जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रही। तो सारी चीज़ों पे मैं बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को उतना ही यहाँ बता सकता हूँ क्योंकि हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। जब मैं डिटेल में इसका सेशन लूँगा तो आपको एक एक चीज़ें एडवांस लेवल की बताऊँगा।
एंड अंडर डेवलप इकोनॉमी जनरली कैरेक्टरिस्टिक बाई। अंडर डेवलप इकोनॉमी का मतलब होता है जो पैसा हम कमा रहे हैं वो कम कमा रहे हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम जो है, जो एक आदमी कितनी कैपिटल रखता है, उसको कितना सेव करता है, कितना बचाता है, कितना खर्चा करता है, उसके बारे में बात करती है। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, अब जब पूंजी ही नहीं होगी, गवर्नमेंट इतने ज़्यादा इंटरेस्ट लगा देगी, बैंक इतना ज़्यादा जो बैंक रेट है वो बढ़ा देगी, अब रिवर्स रेपो रेट जो है वो बढ़ा देगी, SLR स्टेडी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ा देगी, टैक्स ज़्यादा बढ़ा देगी, तो स्वाभाविक सी बात है आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। तो ये तो दो ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ए एंड दो इज अ राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिस्क्राइब है। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी, हम लोग अभी USA की तरह नहीं है, क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों की गुलाम रहा है, सब कुछ लूट ले गए, ना हमारे पास पैसा थे, ना हम इतना स्किल थे, ना इतना हमारे पास रिसोर्स थे। धीरे धीरे हम अब अपने को डेवलप्ड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम लोग अमेरिका और जापान की तरह एडवांस इकोनॉमी नहीं है जो कि ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं। हम लोग जब डीकॉलोनाइजेशन हुआ तो हम लोग धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास करें। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है हमारे BR नरसिम्हा राव का, और जो हमारे अभी मनमोहन सिंह है, जिन्होंने लिबर्टाइजेशन, प्रोटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG की पॉलिसी खोली। उससे जो पहले हमारी इकोनॉमी थी वो बंद इकोनॉमी थी, जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता था वो सीमित था, लेकिन जब से टैक्स, टैरिफ, कोटा हटा दिए गए और फ्री फ्लो ऑफ गुड सर्विस होने लगी, तब से इंडियन इकोनॉमी की हालत सुधरी है। और जो हम चारों तरफ से जो हमारा फॉरेस्ट रिजर्व है, या हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, या जो हम गुड्स एंड सर्विस बाहर से जो पैसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ होता है, वो भी एक मजबूत आधार है, जिससे और जो हमारे यहाँ के लोग दूसरे कंट्रियों में काम करते हैं, वहाँ से जो वैल्यू लाते हैं डॉलर की, वो भी हमारे इकोनॉमी को कहीं ना कहीं स्ट्रांग कर रही है। जो हमारे यहाँ स्टार्टअप कल्चर हो रहा है, तो यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमी की वैल्यू मजबूत हो रही, सबमिट होती रहती हैं बिजनेसेस से रिलेटेड, तो ये सब मजबूती देता है हमारी इकोनॉमी को। 14वां क्वेश्चन, द इंडियन इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। हमको पता है कि जो हमारी इकोनॉमी है पूरी तरीके से एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, क्योंकि देश का कम से कम 70% जो युवा है आज भी वो एग्रीकल्चर से जुड़ा है। हम इंडस्ट्रियल नहीं है। अगर हम इंडस्ट्रियल होते तो फिर हम मॉडर्न होते हैं अमेरिका और जापान की तरह। लो पर कैपिटा इनकम आज भी आप लोग देते हैं। एम्प्लॉयमेंट वैसी अभी देख लीजिए 10 साल से वैकेंसी नहीं आई, और जो वैकेंसी आ भी जाती तो जिनको नौकरी मिल गई है वो छोड़ छोड़ के बड़ी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो यही तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो मास पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से बेरोजगार है। बेरोजगार लोग वो होते हैं जिनको जो काम जानते हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है। तो ये बेरोजगारी की डिफिनीशन है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। अब डेवलपिंग कैटेगरी के फीचर क्या हैं? स्वाभाविक सी बात है, पूरी तरीके से एग्रीकल्चर बेस है। डिसअगस्ट एम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज का मतलब है कि छुपा हुआ एम्प्लॉयमेंट है, कि वहाँ बहुत सारे लोग काम में लगाए जा सकते थे लेकिन वो लगाए नहीं जा रहे। जैसे अब आपके घर में खेती है, आप कर रहे हैं, आपके साथ आपके बच्चे भी लगे हैं, वहाँ और भी लोग इन्वॉल्व किए जा रहे थे, लेकिन आपके खेती की वजह से आप किसी को और एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ अंदर ही छुपा हुआ एम्प्लॉयमेंट है। तो सदृश बेरोजगारी बोलते हैं। पुअर क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल है, ना तो उनके पास एसेट है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, ना प्रॉपर एजुकेशन है, ना हेल्थ है, तो ह्यूमन कैपिटल कैसे बनाएंगे? ना एजुकेशन है। तो ये भी एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है। अगर हाई पर कैपिटा इनकम सबके पास होती तो फिर गरीबी हम डेवलपिंग कह रहे थे, हम एडवांस ना हो जाते। तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। तो राइट ऑप्शन आप लोगों को ये दिख रहा है। इंडियन इकोनॉमी जो डेवलपिंग इकोनॉमी, उसके कुछ फीचर हैं, जिसमें से लो पर कैपिटा इनकम होती है कि एक इंसान कितना कमाता है। हम पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे भी आज बेस्ड हैं। अब भी हम एग्रीकल्चर में सिर्फ एक ही फसल करते हैं या एक ही सेक्टर पे इन्वॉल्व है। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिल पा रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं बन पा रही, टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से जॉब ग्रोथ नहीं हो पा रही,
पुअर्टी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भूखमरी, गरीबी जैसी समस्या है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियाँ नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि लेबर या मार्केट नहीं है, या इतना ज़्यादा पूंजी नहीं है लोगों के पास। मार्केट इन्फॉर्मेशन है, मार्केट भी नहीं है, क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो लोग इन्वेस्ट क्या करेंगे। एवरेज इंडियन की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो 500 रुपया कमा रहा है, इसीलिए तो मनरेगा चल रहा है। नहीं, ज़रूरत का है मनरेगा की। कहूँ कैसे हम इकोनॉमी का डेवलपमेंट करेंगे। या तो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स है या एनर्जी का रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स में कई सारे रिसोर्स हो सकते हैं। कोल हो सकता है, अब्रक हो सकता है, एनर्जी में विंड एनर्जी हो सकती है, सोलर एनर्जी हो सकती है, और भी जो ग्रीन एनर्जी आई है, बायोफ्यूल आया, एथेनॉल आया, ये सब क्या है, ये फ्यूचर रिसोर्स हैं जिनसे हम कोई भी प्रोडक्शन करेंगे या कुछ नया जनरेट करेंगे। लेबर फोर्स जो हम सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन जो इस देश की पूरी जनसंख्या है, कैपिटल फार्मेशन जो हम पूंजी को कैसे फार्मेट करें, कौन कौन से रिसोर्स दें, उनका कैसे प्रॉपर स्किल के जरिए यूज करें, कैसे उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट करें, कैसे सप्लाई चेन को मजबूत करें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या ऑर्गेनाइजेशन बेहतर। नहीं, जो हम इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब होता है जहाँ से हमको इकोनॉमिक चीज़ें जो हमारी आर्थिक चीज़ें हैं, जैसे प्रोडक्शन करना, सेल करना, बेचना, खरीदना, इस तरीके से जो कंजम्पशन करना, सेविंग करना, ये सब जो इकोनॉमिक यार जो अर्थव्यवस्था जो मनी माइंडेड है। नॉन इकोनॉमिक का मतलब जिसमें मनी नहीं इन्वॉल्व है, जैसे सोशल कंपोनेंट, आपकी व्यक्तिगत क्षमता, आपका व्यक्तिगत इंटेलिजेंस, सामाजिक आपकी कितनी पहचान है, रिकॉग्निशन है, रिलीजियस कंपोनेंट, आप कितने धार्मिक हैं, आप कितने राजनीति में इन्वॉल्व हैं, आपको इंटरनेशनल कंपोनेंट कितना है, किस देश से कैसे रिश्ते हैं, साइंटिफिक आप कितना साइंटिफिक सोचते हैं, कितना लॉजिकल सोचते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म स्वाभाविक की बात है, जो हमारा लीगल सिस्टम रिफॉर्म की कहीं बात थोड़े हुए, ऑयल सेक्टर की, क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लीगल के अंदर इकोनॉमी, तो लीगल एक अलग फील्ड हो गई। इसलिए जो राइट ऑप्शन हमसे नॉन नेगेटिव अटैक पूछा है तो वो सी है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया। इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिस्क्राइब, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। डेवलपिंग इकोनॉमिक मतलब अभी हमारी इकोनॉमी का वो लेवल नहीं है जो अमेरिका या ब्रिटेन की या जापान की इकोनॉमी। अभी हम डेवलप्ड इकोनॉमी, हम एग्रीकल्चर पे बेस्ड इकोनॉमी, अभी हम इंडस्ट्रियल या पोस्ट इंडस्ट्रियल ईरा में नहीं है ना। हमारे पास इतने ज़्यादा कैपिटल रिसोर्सेज है ना, इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी। हालांकि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी काम कर रहे हैं। अब जैसे जैसे डेवलपिंग नेशन हो रहा है, हम सब लोग ग्लोबल विलेज में आ चुके हैं। तो जो एआई का कल्चर है, आप देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट के क्षेत्र में हो, चाहे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हो, चाहे होटल के क्षेत्र में हो, तो जैसे रोबोट देखते हैं कि खाना बना रहा है, डीआरएस का यूज देखते हैं, सेंसर के बारे में देखते हैं, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में एआई आ गया, एजुकेशन में एआई आ गया, चैट बोट आ गया, व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होने लगी। तो ये सब चीज़ें क्या है, आर्टिफिशियल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई, और भी तमाम प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही हैं, वॉइस वीडियो कॉल, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही तो एग्जाम्पल हैं। तो कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो जिसमें आप नहीं इन्वॉल्व हैं। वो एक ऐसा इंटेलिजेंस है जो आर्टिफिशियल माइंड आपका बना दिया गया है, जिसके जरिए आप अपनी बात का कम्युनिकेट करते हैं, और उस पर कोई ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बेसिकली वो मशीन लर्निंग है, कोडिंग लर्निंग है, ये सारी चीज़ें हैं, एल्गोरिथम है, डाटा कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। इंडियन इकोनॉमी की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में समझते हैं। तो ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि प्रीडोमिनेंस एग्रीकल्चर है, लो पर कैपिटा इनकम है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है। तो राइट ऑप्शन
आप लोगों को पता ही है। नॉन इकोनॉमिक यूनिट में आपको पता ही है कि ये सब देखिए, इससे इकोनॉमी से पैसा जनरेट होगा, एनर्जी से पैसा जनरेट होगा, नेचुरल से पैसा जनरेट होगा, सोशल से कौन पैसा जनरेट होगा। तो नाम से नेगेटिव अटेक पूछा है तो सोशल हो गया, वही अब यहाँ पे है। इसमें लीगल बता ही चुका हूँ। जो इंडियन मॉडल है डेवलपमेंट का, वो इंटरेस्ट वो आप सीधी सी पता है भैया, कोई भी अगर डेवलपमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट या तो स्टेट जहाँ पे हमने अपनी बिल को सरेंडर कर, जो हमारे सुख दुख का ख्याल रखता है, और जो पर्सनल, दोनों चीज़ें। इसीलिए मिक्स इकोनॉमी है, ताकि वेलफेयर का जो हम अप्रोच पढ़ते हैं, हमारे पे डीपीएसपी दिया है, उसमें सब यही चीज़ें हैं कि किसको कितना पैसा देना है, इक्वल वेजेज लोगों को देना है, पार्टिसिपेशन करना है, विलेज पंचायत को बनाना है, मटर्निटी लीव देना है, वेलफेयर करना है, एक तरीके से सबका, एक पूरी तरीके से कॉमन गुड करना है, सबका भला होना चाहिए। जो हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल दिया है हमारे प्रियम्बल में, वो कहीं ना कहीं वेलफेयरिज्म की ही बात करता है, जहाँ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम गांव तक, रूरल लेवल तक जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे हम पंचायती राज की बात करते हैं, तो ये सब क्या है, ये डेवलपमेंट के मॉडल हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम का मतलब होता है जब किसी भी कंट्री में कोई भी आर्थिक व्यवस्था, चाहे कोई सर्विस हो या कोई गुड्स हो, जैसे कुछ भी बन रहा है, कोई भी कंपनी गुड्स बना रही है, कोई भी सर्विस है, जैसे होटल की सर्विस है, टूरिज्म की सर्विस है, हेल्थ की सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस है, और भी तमाम प्रकार की कोई भी सर्विस है, जो भी, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे टैक्स के रिलेटेड हो, चाहे शेयर से रिलेटेड सर्विस हो, चाहे एजुकेशन की सर्विस हो, चाहे टूरिज्म की सर्विस हो, चाहे कल्चर की सर्विस हो, कोई भी सर्विस हो सकती है, होटल की सर्विस हो सकती है, ओला उबर जो सर्विस देते हैं, ये सब चीज़ें जो हमारे किसी एक पूरे कंट्री में चीज़ें बनती हैं, वही हमारी नेशनल इनकम आती है, जिसमें हमारा पूरा ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, जो हम मार्केट प्राइस में चीज़ें, प्रोडक्ट बनाते हैं। ग्रास का मतलब हम सारी चीज़ें जोड़ देते हैं, लेकिन जो टूटा फूटा डिप्रिसिएशन होता है, या जो हमने इनडायरेक्ट टैक्स सरकार को दे दिए, या सब्सिडी जो हमने सरकार से अनवेल करी है, जो अनुदान है, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा नेशनल इनकम बनता है। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में सारी चीज़ें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे हुआ, उसमें कितना प्रॉफिट आया, क्या कैपिटल लगा है, कितने वेजेज लगा है, कितने लेबर लगा है, कितना इंटरेस्ट लगा है, फिर उसमें कितने फैक्टर कॉस्ट की चीज़ें माइनस करी, तब जाके मार्केट प्राइस बना। तो ये सब चीज़ों के बारे में ये बात करता है। नेशनल इनकम आप लोगों को पता ही है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट होता है। फैक्टर कास्ट क्योंकि आपने जो कास्ट पे फैक्टर लगाए उनको तो हटाएंगे, तभी तो आप नेट में पहुंचेंगे। नेट का मतलब क्या है? सब हटाने के बाद। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होता है नेशनल इनकम। आप लोगों को बता ही चुका हूँ नेशनल इनकम के बारे में कि टैक्स और सब्सिडी को ऐड कर देते हैं, क्योंकि सब्सिडी हमको गवर्नमेंट से अनुदान मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है भाई, क्योंकि हम फैक्टर कॉस्ट में कॉस्ट लगाए, लेकिन सब्सिडी हमारे लिए फ़ायदा कर रही तो हम उसको प्लस करेंगे। लेकिन हम जो टैक्स इनडायरेक्टली दे रहे हैं अपने प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो तो हम अपने कास्ट में माइनस करेंगे ना। इस वजह से आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और नेट का मतलब होता है पूरी नेट दर, मतलब कुछ भी जब हम हटा देते हैं, अब डिप्रिसिएशन टूट फूट हो गई तो हमारे पैसे में तो कटेगा, क्योंकि जब कोई भी चीज़, अब मान लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट बना रहे, मान लीजिए आपकी चाउमीन की फैक्ट्री है, अब चाउमीन की मशीनें ख़राब हो गई या कुछ टूट फूट हो गई तो उसको डिप्रिसिएशन को माइनस है तो करेंगे, उससे आपको कोई इनकम थोड़े हो जाइए जो आप प्लस कर देंगे, तभी तो आप ग्रास निकाल पाएंगे। ग्रास का मतलब क्या है? टोटल। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री फॉर गिवन पीरियड इक्वल टू सम ऑफ द टोटल गुड्स एंड सर्विस जो एक कंट्री में फाइनली प्रोड्यूस हुए हैं, जो मनी वैल्यू है। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्शन शुरुआत करा
तो अब फाइनल गुड्स क्या बनाए, मान लीजिए आप आटा से अब चावल बना रहे हैं, मान लीजिए आटा बहुत चंकी है, तो अब वो चावल को सब फिनिश कर रही, सब हटाने के बाद प्रोडक्शन कंजम्पशन करने के बाद लेवलिंग पैकेजिंग करने के बाद जब वो प्रोड्यूस करेगी तो जो उसको वैल्यू मिलेगी उसी को तो आप राष्ट्र की इनकम बोलेंगे, क्योंकि ये सारा प्रोडक्शन तो आप एक डिफाइंड कंट्री के अंदर कर रहे हैं। एक जो हमारा नेशनल इनकम है, कोई भी गुड सर्विस किसी कंट्री में जब बनाए जाते हैं तो हम उसको टोटल मॉनेटरी वैल्यू, जितना भी मैंने उस पर मनी लगाया है फैक्टर कास्ट पे, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो वेज हो, सब चीज़ें हटाने के बाद ही तो जब कोई गुड्स एंड सर्विस पूरा फाइनली बन के तैयार हो जाता है, एक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसी को हम बोलते हैं कि जो सम टोटल फैक्टर इनकम है। अभी फैक्टर बताया, फैक्टर का मतलब कि हम गुणनखंड करें, भाई कोई भी चीज़ आप करेंगे तो सबसे पहले उसमें मनी लाएंगे तभी तो प्रोडक्शन शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस आप थोड़ा धैर्य रखिए। और कोई कितना अपनी को वो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, हम लोग अपना काम करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। ओपन इकनॉमी में नेशनल इनकम किसी कंट्री की कैसे निकाली जाती है, तो ये वाई का मतलब होता है कि नेशनल इनकम कि एक देश में कि वहाँ के गुड्स एंड सर्विस का है। सी कंजप्शन, आपने कितना कंज्यूम करा, एक्सपेंडिचर उस पर लगाया है कंजम्पशन, कितना इन्वेस्टमेंट आपने करा है उस एक्सपेंडिचर के लिए। जी मतलब गवर्नमेंट ने उस पर कितना एक्सपेंडिचर करा, एक्सपोर्ट कितना हुआ है, डिफरेंस जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है वही तो नेट इंपोर्ट बनेगा। एक्सपोर्ट का मतलब है आपने कितना यहाँ से आयात करा है, वहाँ से आपने कितना खरीदा है, निर्यात करा है, इसी को बोलते हैं ओपन इकोनॉमी में नेशनल इनकम। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। विच आर फॉलोइंग इज नॉट मेथड टू कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए कौन सी मेथड है, कास्ट के जरिए निकाल सकते हैं, एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रोडक्ट मेथड हम लोगों के बारे में नहीं दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर होता है नेशनल इनकम में एक अकाउंटिंग करने का तरीका, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि जो हमारी रियल जीडीपी है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है, एक रियल जीडीपी होती है। तो ये सारी चीज़ें जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, रियल नेशनल इनकम जिसको हम बोलते हैं, रियल जीडीपी जो हमारी होती है, और रियल नेशनल की हमारे एक रियल नेशनल की इनकम कितनी है राष्ट्र में जो हमने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करे हैं, उसमें एक बेस ईयर मान के चला जाता है कि हाँ हम अगर नेशनल इनकम की काउंटिंग 2011-12 से करेंगे तो वो जिसमें हमने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करे हैं तो वो एक प्रकार से रियल नेशनल इनकम बनेगी, जिसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं। ये हमेशा किसी एक बेस ईयर से कंपैरिजन करके जब हम गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के बारे में उसकी रियल नेशनल इनकम की पहचान करने का प्रयास करते हैं तो वो होती है रियल इनकम। आशा करता हूँ कि उसी को हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं। तो अब आप लोगों को वही बताऊंगा कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। कोई आपको बूढ़ा कह रहा है, भला कह रहा है, उसको इस बात का बधाई दीजिए। और कमल जलालाबादी ने कहा है कोई इंसान नजर आए तो बुलाओ उसको। अगर कोई इंसान आपको आस पास दिख रहा है कि अरे ठीक है, वो आपको अगर बुरा भला करे तो अच्छी बात है, वो आपको आपके अंदर जहर डाल रहा है, जिससे आप और अपने लक्ष्य के प्रति एकत्रित होंगे और कि अब इसको तो करके दिखाना, इसने बहुत बोल दिया। कि कोई इंसान नजर आए तो बुलाओ उसको, उसे इस दौर पे भी जीने की बधाई देता हूँ जहाँ इतनी परेशानी है, दुख है, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, घर में प्रॉब्लम है, बेरोजगारी है, लोग ताने दे रहे हैं, 20 साल से तैयारी कर रहे हो, 25 साल से तैयारी कर रहे हो, कहने दो जिसको जो कहना है। वो उसे इस दौर में कि वो इन सब तानों के बीच में भी अपने ज़िंदगी में फोकस है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है। तो ऐसे लोगों को उसको बधाई दो कि कोई इंसान नजर आए तो बुलाओ उसको, उसे इस दौर में जीने की बधाई देता हूँ। ये कमर जलालाबादी का अपना व्यू है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। कुछ और आप लोगों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ।
कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने रखता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग उनको पसंद करेंगे। तो चलते हैं थ्योरेटिकली। अगर इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसेप्चुलाइज विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली टेकन इनटू द कंसिडरेशन। तो जो हमारा कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ है, ग्रोथ अब आप लोगों को पता ही है कि ग्रोथ कई सारी चीज़ों से, कितना आप उस पर प्रोडक्शन लगा रहे हैं, कितनी कैपिटल लगा रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, कितना आप उसको बेच पा रहे हैं, आप किस प्राइस पे बेच रहे हैं, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक ग्रोथ ही पे डिपेंड करेंगी। टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर रहे हैं बेहतर तरीके से, कितना आप उससे प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, कितना कास्ट लगा रहे हैं, सारी चीज़ें इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही बेस्ड है। लेकिन जो हमारा ग्रोथ एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड बैंक है, इसके बारे में कहीं भी कंसीडरेशन नहीं दिया। हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक की बात करते हैं, नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, पर कैपिटा नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये सब सही है। तो जो ग्रोथ इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस का मतलब टोटल जो हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन करा है एक साल के अंदर, वो सारी चीज़ें हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करती है। लेकिन जो ग्रोथ हमारी वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक हम एक कंट्री का नाप रहे हैं ना, वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड लेवल में आ गई, तो इस वजह से हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमर्त्य सेन एडवाइस रिगार्डिंग प्रायोरिटी फॉर इंडियन इकोनॉमी। जो अमर्त्य सेन का प्रायोरिटी है इंडियन इकोनॉमी के लिए, उसके बारे में बात करता हूँ। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से कमोडिटी ओरिएंटेड है। तो नहीं, बिल्कुल कमोडिटी ओरिएंटेड नहीं। अगर ये कमोडिटी ओरिएंटेड होता तो ये कैपिटलिस्ट बेस पे ना होता। कमोडिटी बना रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं तो प्रॉफिट के लिए, लेकिन हमारी तो सरकार जो है वो इकोनॉमी प्रॉफिट के लिए थोड़े है, वो सब गरीबों के लिए, चाहे मार्जिनलाइज सेक्शन हो, चाहे ओबीसी कमीशन आयोग बना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सब सरकारी हैं, सरकारी स्कूल हैं, माध्यमिक प्राइवेट शिक्षा है, सब क्या है, ये सब अगर सरकारी ना होता तो प्राइवेट के जो बड़े बड़े फिजिक्स वाला अनअकैडमी आप देखते हैं, सब प्राइवेट ओरिएंटेड। लेकिन सरकार गरीबों के लिए सब कर रही है, मनरेगा दे रही है। तो अगर ये कमोडिटी बेस्ड होते तो इन सब लोगों का कैसे ये वेलफेयर अप्रोच है जो हम लोग स्टेट में 36 से 11 में डीपीएसपी के बारे में पढ़ते हैं, वो इसी अप्रोच पे बेस्ड है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो पुअरेस्ट को है, आप लोगों को बताया ही कि चाहे वो मटर्निटी रिलीफ हो, चाहे इक्वल वेजेस फॉर इक्वल मैन एंड वुमेन के लिए बराबर हो, विलेज पंचायत की बात हो, इंडस्ट्री के लिए हो, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उनको प्रॉपर तरीके से हम 23 घंटे काम देंगे, एजुकेशन देंगे, सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें उस पर इंक्लूड हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ लिबरलाइजेशन, पोर्टाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से जोड़ा है। तो 2, 3, 4 जो है वो राइट ऑप्शन है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये भी पसंद आएंगे। प्लानिंग इंडिया शुड इन फ्यूचर पे मोर अटेंशन टू पीपल देन कमोडिटी। ये स्वाभाविक सी बात है कि भैया लोगों को ध्यान दो। जहाँ हम एक तरफ इतने गरीब हैं, अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इतनी टेक्नोलॉजी है, ना इतने ज़्यादा रिसोर्स है हमारे पास, ना हम इतने ज़्यादा हमारे पास टेक्निकल स्किल है, नो हाउ है। तो स्वाभाविक है जहाँ इतनी गरीबी है, भुखमरी है, इतनी पॉपुलेशन, स्वाभाविक हम कम्युनिटी बेस बनाएंगे तो वो जो हमारा हैव एंड हैव नॉट है, वो फिर हम लोग मार्क्सिज्म अप्रोच की तरफ बढ़ जाएंगे। तो वो फिर जो प्रोडक्शन है वो उसमें फ़ायदा कहाँ हो पाएगा गरीब लोगों को। फिर तो वो जो मनी का पूल है वो एक तबका के लिए, फिर वो जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, पर लोअर क्लासेस बन जाएंगी, एक अमीर एक गरीब, तो शोषण फिर शुरू हो जाएगा, फिर रेवोल्यूशन होगा। फिर रेवोल्यूशन के बाद नई स्टेज आएगी, इसको कम्युनिज्म बोलता है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे कार्ल मार्क्स का भी प्रिंसिपल ऐड कर दे रहा हूँ। हालांकि आप घबराएं नहीं, जब मैं इनके बारे में डिटेल में डील करूँगा तो कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि अच्छी अच्छी जगह आप लोगों को वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, चाहे आप 2-2 लाख रुपया भी दे देंगे जब वो इतना अच्छा नहीं बताएंगे। परेशान ना होइए। इंडियन इकोनॉमी प्रोफेसर अमर्त्य सेन हुआ जो अवार्डेड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस में उनको मिला था, जो कि प्लानिंग कैसे करी जाए इंडिया की। एक गरीब देश है, एक डेवलपिंग नेशन है, तो वहाँ किस तरीके से प्लानिंग करा जाए, कितना कमोडिटी का बेस रखा जाए, किस तरीके से संतुलन बनाया जाए कि देश में गरीबी को भी हम मैनेज कर सके, साथ ही साथ हम ग्रोथ भी कर सकें।
तो ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन की किताब आप प्लानिंग इन इंडिया, उसके बारे में जो लिखी गई है, जिनको उसमें नोबेल प्राइज़ दिया, इसको ज़रूर पढ़ें। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हिंदू ग्रोथ रेट जो रिफ़र किया जाता है वो नेशनल इनकम की बात करता है, क्योंकि भाई नेशनल इनकम का मतलब ही है इस कंट्री में कितने गुड्स बनाए गए, कितनी सर्विस हमने, ताकि हमको एक अंदाज़ा तो मिले कि हमारी इकनॉमी किस तरीके से रन कर रही है, क्या गुड्स है, क्या हमारे कंडीशन इकोनॉमी की, कितना हम बेहतर परफॉर्म करें, कितना हमको बाहर से पैसा मिला, कितना हम अंदर जनरेट करें, कितना सेल करें, जिससे कितना हमारी जो इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट हो रहा है, कितना हम प्रॉफिट में, कितनी हमारी लाइबिलिटी है। उसी हिसाब से तो जो 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, एक्सटर्नल जो हम पढ़ते हैं मॉडल, जिसके बारे में मैं बात करूंगा कि सब्सिडी देती है, 1 मॉडल, 2 मॉडल, 4 मॉडल, जो हम लोग पूरा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। हिंदू रेट ग्रोथ जो है वो सबसे पहले प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा 1981 में, जब वो अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोल रहे थे, तब इस टर्म की बात की गई। ये जो है वो मेजर कास्ट है कि जो हमारी ग्रोथ रेट है नेशनल इनकम की है, जो जीडीपी की, उसके बारे में ये बात करता है। तो ये प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा एक नेशनल इनकम का ही पार्ट है, जिसके बारे में वो बात करते हैं। ग्रोथ रेट किससे डिसाइड होगी? पॉपुलेशन से होगी? नहीं, ग्रोथ रेट तो हमको उसी से पता चलेगा। अभी मैं बताया ना कि कितनी गुड्स एंड सर्विस है, तभी तो अंदाज़ा लगा पाएंगे कितना बेचे, कितना प्रॉफिट करे, कितने ग्रोथ में है। तो ये क्या है? ये जीडीपी है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल विथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? इन्फ्लेशन में कभी नहीं डिपेंड कर सकती है, डिफ्लेशन में भी नहीं कर सकती है। इन्फ्लेशन से हमको पता लगेगा ना कि अब मान लीजिए ग्रोथ कैसे कि आज 2% है, 4% तो अब इन्फ्लेशन का क्या मतलब? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई कैसे बढ़ रही है। तो ये ग्रोथ ही तो पता चलेगी। आज 10 की चीज़ अब 100 की हो गई, मतलब इसका क्या हो गया? 10% हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई। मतलब जो चीज़ हमको कल 10 रुपये में मिल रही थी, आज हमको उसके लिए 100 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। इसका मतलब जो हमारे पैसा की वैल्यू है वो क्या हो गई है? पैसा की वैल्यू हमारे घट गई। घटने का सेंस क्या है? घटने का सेंस ये नहीं है कि 10 रुपया की चीज़ 100 में हो गई। कहने का मतलब है कि अब आप ज़्यादा पैसा लगाएंगे तब जाके आपको चीज़ खरीदने पड़ेगी। तो इसका मतलब जो पहले पैसा की वैल्यू ज़्यादा थी, अब वो पैसा की वैल्यू कम होती जा रही है। हालांकि पैसा की क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन वैल्यू कम होती जा रही। इस चीज़ को आप समझिए इन्फ्लेशन के बारे में। जैसे कल 5 रुपया का आपको प्याज मिल जाता था, आज प्याज 20 रुपया का मिलता है, तो अब आपको क्वांटिटी में 20 रुपया देना पड़ा है, मतलब ज़्यादा देना पड़ा है। तो पैसा जो पहले 5 रुपये की वैल्यू रखता था, आज वो 20 रुपया रखता है। तो अब इसका मतलब क्या है कि वैल्यू जो पहले की 5 रुपया थी वो ज़्यादा थी, लेकिन अब 20 रुपया। तो इसका मतलब क्या है? क्वांटिटी पैसे की बढ़ी है, लेकिन वैल्यू जो है पैसे की बढ़ी है। क्वांटिटी पैसे की बढ़ी, लेकिन वैल्यू डाउन है। तो ये चीज़ है कि वैल्यू अब घट गई है। वैल्यू घटने का सेंस यही है कि अब आप 22 रुपया दे रहे हैं, कल 5 रुपया देते थे। तो ये चीज़ें आप समझिए। थोड़े कठिन कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस पे कोई घबराना नहीं, हम लोग सब धीरे धीरे कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो अब कुछ और क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन स्ट्रेटजी ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो 1991 की पॉलिसी आई, उसमें आपको पता है कि इकोनॉमी को खोल दिया गया, जिससे और इन्वेस्टमेंट हो, हम ग्लोबली चीज़ों को सीख सकें। इसमें लिबरटाइजेशन, प्रोटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसमें जो हमारे अभी स्वर्गीय रेस्टापीस में जो मनमोहन सिंह है, उनका बहुत बड़ा रोल है। एलपीजी के बारे में जो आज हम ग्लोबलाइजेशन, सारी जो हमारे वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो इंटीग्रेटेड है। हम गुड्स एंड सर्विस को बेच रहे हैं, वहाँ से सीख रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। ट्रेड कॉमर्स का कोऑपरेशन है, जो हमारे पब्लिक पार्टनरशिप है या ग्लोबल पार्टनरशिप है, वो हो रही है। गुड्स एंड सर्विस का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, जिससे वहाँ की जो कैश फ्लो की इनकम है, यहाँ की इनकम है, वो हो रही है। जिससे जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है गुड्स एंड सर्विस का, या जो हमारे अकाउंट है करेंट या डिफिसिट अकाउंट,
ये सारी चीज़ें, उसका आदान प्रदान जो हम फॉरेन डेप्ट लेते हैं, ये सब चीज़ें हैं, कितना हमने उनसे पैसा लिया, कितना हमने उनको पैसा दिया है। तो ये जो आदान प्रदान है, नई नई चीज़ें सीखने का है, जो सेल्फ सफिशिएंसी की बात है या डिपेंडेंस है, वो कुछ हद तक कम हो गई है। एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, संबंध अच्छे बन रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है वो मजबूत हो रही थी। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज 4 टाइम इन लास्ट 10 ईयर। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन जीडीपी है डिक्लाइन। पब्लिक सेक्टर का जो शेयर है वो घटा है, क्योंकि सरकार कितना काम करे। स्वाभाविक सी बात है, सरकार के पास 1000 काम है, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट की बात करता है, जहाँ सरकार पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट हाथ में बेच दे रही, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन लिबर्टाइजेशन का ज़माना है, इकोनॉमी खुली है, लोग व्यापार कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो उनके पास जो लार्ज एमास ऑफ एकोमुलेशन वेल्थ का क्रिएट हो रहा है। जबकि गवर्नमेंट के पास कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, हेल्थ देखना है, एजुकेशन सेक्टर देखना है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर देखना है, बैंकिंग देखना है, फाइनेंस के बारे में देखना है, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में देखना है, वेलफेयर का ध्यान देना है। तो स्वाभाविक सी बात है, गवर्नमेंट क्या क्या करेगी। फिर डिसेंट्रलाइजेशन पावर का है, म्यूनसिपालिटी हैं, पंचायती राज हैं, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो इस वजह से गवर्नमेंट के पास कई सारे चीज़ें की परेशानियां हैं। गवर्नमेंट के पास प्रॉपर पैसा है नहीं है, पता नहीं गवर्नमेंट को फाइनेंशियल उसके जो अकाउंट हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना डेप्ट लेके गवर्नमेंट बैठी है, जो एसडीआर हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट, उनको कितना पेमेंट पे चुकाना है, ये सब चीज़ें हैं, कितना उनको बैंक से पैसा मिलता है, उनके वोट ऑफ अकाउंट में कितना पैसा है, कंटिजेंसी फंड में कितना पैसा है, कंसोलिडेटेड फंड में कितनी बात है, बजट में किस तरीके के कौन कौन से कहाँ कहाँ पे पैसा है, बजट सही चल रहा है या कितना डिफिसिट में गवर्नमेंट चल रही, घाटे में, राजस्व कितना आ रहा है। ये सारे फैक्टर हैं जिस पे बात करूँगा मैं कभी। लेकिन अभी मैं आप लोगों को यहाँ थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों को ज़्यादा नई चीज़ें बता सकता हूँ। मेल्ट डाउन का मतलब होता है जब स्टॉक की जो प्राइस है वो गिर जाती हैं। अब स्टॉक की प्राइस जब गिर जाती हैं तब हम उसको बोलते हैं, जिसमें रिसेशन की सिचुएशन होती है, जहाँ मैसिव कंट्रैक्शन, गिरावट आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, स्लो डाउन हो जाता है, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती हैं। जैसे कोरोना का समय है, अभी रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो जो भी है वो प्रोडक्ट एंड सर्विस महंगे हो जाएंगे, क्योंकि जो टैक्स हैं, टैरिफ हैं, वो सब एक दूसरे से बंद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी समस्याएं हो जाती हैं कि स्वाभाविक सी बात है, अब रिसोर्स बचेंगे नहीं, सारा प्रोडक्शन उथल पथल हो जाएगा, सोशल डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। गवर्नमेंट जो चीज़ें हैं वो अपने लिए इमरजेंसी में सब पूल करके रख लेगी, तो जो स्टॉक का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मार्केट में कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो लोग ज़्यादा पैसा देने लगेंगे, तो पैसा की प्राइस बढ़ जाएगी। जब पैसा की प्राइस बढ़ जाएगी तो पैसा की वैल्यू डाउन होने लगेगी, उसकी वजह से वहाँ समस्याएं क्रिएट होने लगी। अब जब वहीं नहीं रहेगा तो जो बाहर से हम लोग इंपोर्ट करेंगे वो ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो उनका टैक्स ज़्यादा बढ़ेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा देगा, जिससे गवर्नमेंट के पास इकोनॉमी में पैसा नहीं बचेगा। तो जो हमारा इकोनॉमी के बड़े बड़े नेता बैठे हैं वो टैक्स ज़्यादा लगा देंगे, उस टैक्स की वजह से हम कुछ खरीदेंगे नहीं, तो अब जो भी चीज़ मिलेगी वो महंगी मिलेगी, तो हमारा पैसा ज़्यादा जाएगा, जिससे जो गरीबी बढ़ेगी, भुखमरी आएगी, क्योंकि लोगों को मिले, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होगा तो कैसे खरीदेंगे। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अर्पित कुमार इलाहाबादी आपको सब कुछ बताएगा। व्हाट वाज द मेन स्ट्रेटजी टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आप लोगों को इसके बारे में बता ही चुका हूँ कि सब है, लिबर्टाइजेशन, पोर्टाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद, जो इंडिया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया का स्टार्ट किया गया है, वो सब्सटेंशियल चेंजेस, जो आप लोग इंडस्ट्रियल लाइसेंस खोल दिए गए जिससे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर सकें, फाइनेंशियल इंक्लूजन दिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट दिए गए, जिससे क्या इकोनॉमिक का लिबरलाइजेशन हुआ, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आने लगा, जो हम एफडीआई कर पा रहे हैं, छूट मिली हमको, हमको व्यापार करने की आज़ादी मिली, जिससे हम वहाँ
वहाँ अपने इंडस्ट्री सेटअप कर सके। तो वहाँ से हम जब इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो पैसा भी तो कमाएंगे। तो हमारा जो नेशनल इनकम है या जो हम फॉरेन से एक्सचेंज कर रहे हैं या फॉरेन रिजर्व जो हमको मिल रहे हैं उससे भी तो हमको इनकम हो रही। जो लोग हमारे वहाँ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ से डायरेक्टली पैसा इंडिया में भेज रहे हैं, वो पैसा सब हमारे बैंक में तो इंक्लूड हो रहा है, जिससे जो हमारी वैल्यू है पैसे की बढ़ रही है। हम उसको ज़्यादा अब पैसा होने की वजह से स्वाभाविक सी बात है या टैक्स में रिडक्शन होने की वजह से लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा उनके पास फ्रीडम है, चॉइस है। तो स्वाभाविक सी बात है जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होगा तो जो बहुत ज़्यादा मनी का पूल है वो चारों तरफ से आएगा। जब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा होगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है जो हमारी बैंक हमको सस्ते रेट पे लोन देगी, सस्ते रेट पे इंटरेस्ट कम लेगी। तो सबके पास पैसा होगा, जब सबके पास पैसा होगा तो आप चाहे जो कुछ खोलें, स्कूल, घर दुआर, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सही से बच्चे पढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, सोशल चेंज आएगा समाज में, एक स्टेबिलिटी होगी, सेल्फ सफिशिएंसी होगी, दूसरों से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो चक्रव्यूह बना है, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, वो अनस्टेबल नहीं होगा, बैंक प्रॉपर रहेंगी, उनके पास कैश और सोना मौजूद रहेगा, जिससे गवर्नमेंट को कोई वित्तीय सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, या जो पैसा वो इमरजेंसी सिचुएशन में वोटान ग्रांट वगैरह लेती है वो सब नहीं लेगी। इससे जो है हमारी इकोनॉमी में लगेगा, इन्फ्लेशन कम होगा, जो हमारी पैसा की वैल्यू है वो कम रहेगी, जिससे हमको कम पैसा देना पड़ेगा, सामान ज़्यादा मिलेगा, जिससे जो प्रोडक्शन कास्ट है, फैक्टर कास्ट है, वो भी बेहतर प्रोड्यूस कर पाएंगे। जो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट है या सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो बेहतर रहेगा, जिससे हम क्या है पूरी तरीके से जो हमारी इकनॉमी है वो गुड स्टेट में होगी। जो हमारी इकनॉमी की पैथोलॉजिकल स्टेज है या इकनॉमी को डिसीज नहीं होगा, जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, तो घबराने का नहीं है, सब कुछ आपको बताऊंगा। बस थोड़ा आप लोगों से पेशेंस की उम्मीद रखिए, धीरे धीरे ही सब हो पाएगा, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें आपको एक दिन में सब कुछ आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट। वही कि हम किस तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे, तो स्ट्रक्चर एडजस्ट में वही है कि हम मल्टीपल प्रोसेस में जो अभी आप लोगों को बताया कि क्यूक एडॉप्टेशन कैसे करें, टैक्स में कम कर दे, ज़्यादा छूट दे, सरकार की तरफ से ग्रांट मिले, लोगों को रोजगार मिले, स्कीम बने, प्रॉपर उनकी प्लानिंग हो सके, जो नीति आयोग में बैठे लोग हैं वो सही तरीके से टैक्स का सही से चोरी ना कोई कर पाए, जिससे गवर्नमेंट को राजस्व मिल सके, तो गवर्नमेंट और चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सके, प्रॉपर एक सामंजस्य पार्टनरशिप बन जाए प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में, और जो स्टार्टअप कल्चर उसको प्रमोट किया जाए, ग्रांट किया जाए, जिससे ज़्यादा जॉब क्रिएट हो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिससे लोगों के पास जो पैसा है वो आए, जिससे जो टैक्स है वो भी प्रॉपर तरीके से कलेक्ट होता रहे, लोगों के पास इनकम रहेगी, जिससे इन्फ्लेशन डाउन होगा, रिसोर्स एंड गुड्स एंड सर्विस की अवेलेबिलिटी होगी, मार्केट में लोग खरीद सकेंगे, सप्लाई चेन का जो वो है वो नहीं, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, गुड्स एंड सर्विस जो अगर डिस्ट्रप्शन हो जाता है या कोई जो अनस्टेबिलिटी मार्केट में आ जाती है, वो भी सारी चीज़ें कम होंगी, तो हमारी जो एक इकनॉमी है वो अच्छे स्टेज में आएगी। जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है, जहाँ से हम विदेशों से पैसा लेके आ रहे हैं, वह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एफडीआई के नाम पे, वो सब चीज़ें क्या है, जब मार्केट में पैसा होगा तभी तो आपको पैसा मिलेगा, और पैसा नहीं होगा तो जो मेन जड़ बना के गवर्नमेंट बैंकिंग सिस्टम बनाई है, जिसमें वो एसएलआर लगा देती है, कैश रिजर्व रेशियो लगा लेती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कर देती है, जहाँ सिक्योरिटी बेच देती है, जहाँ सिक्योरिटी बेच देती वहीं जितना पैसा गवर्नमेंट का होता है लोगों का सब पैसा लेके चली जाती है। अब जब सब पैसा अपने पास रख लेगी तो जितना पैसा मार्केट में बिखर रहा है, किसी के पास पैसा नहीं होगा। जब किसी के पास पैसा नहीं होगा तो जो पैसा की वैल्यू बट रही है, डाउन हो गई है, उसको बैलेंस कर लेगी, और फिर अब जब पैसा तब जो लोग जाएंगे पैसा लेने तो वो उनको ब्याज पे ज़्यादा पैसा देगी। इसी तरीके से बैलेंस करती रही है। कैश रिजर्व रेशियो है तो
कैश इतना रिजर्व करके रख लेगी, जो बैंक है उनको हाई रेट में पैसा देगी, तो स्वाभाविक सी बात है जब बैंक हाई रेट पे पैसा लेंगी आरबीआई से तो उनके पास पैसा बचेगा नहीं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो जनता को नहीं देंगी। जब जनता को नहीं देंगी तो पैसा मार्केट में बिखरेगा नहीं, और जब बिखरेगा नहीं तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो लोग ज़्यादा खरीद नहीं पाएंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ये सारे तरीके और अपना दिमाग लगाती रहती है। तो ये सब चीज़ों पे मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी आप लोगों को वहाँ तक नहीं सोचना है, क्योंकि वहाँ तक सोचने के लिए अभी पहले हम लोग को बेसिक चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। जीडीपी के बारे में, फैक्टर कास्ट के बारे में, मार्केट प्राइस के बारे में सब चीज़ें बताऊंगा, ग्रोथ के बारे में, ग्रास वैल्यू एडिट के बारे में। कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए। लिबरलाइजेशन के पायनीर मनमोहन सिंह को बता ही दिया हूँ कि इन्हीं के ज़माने में लिबरलाइजेशन, प्रोटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात हुई थी। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर इंडियन स्ट्रक्चरल ऑक्यूपेशन इज मोर और लेस सेम ओवर द ईयर हैज बीन इन्वेस्टेड। तो ये आपकी स्वाभाविक सी बात है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, जो कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जाएगा। इंडस्ट्रियां तभी तो आएंगी, तभी तो ग्रोथ होगी, तभी तो लोगों के पास पैसा होगा। अगर आप स्ट्रक्चर जो बना है वही पुराना एग्रीकल्चर वाला पैटर्न फॉलो करते रहेंगे तो लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा, कैसे ग्रोथ होगी, कैसे स्कूल खोलेंगे, कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे लोगों के पास पैसा होगा, कैसे आपको सस्ती सामान मिलेगी, ये बताइए। तो सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड करती हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स से थोड़े कोई मतलब है, हमको तो मतलब इकोनॉमिक चीज़ों से है, कैपिटल से है, पॉपुलेशन से है, लेबर से है। अगर लेबर का डिवीजन हो जाएगा तो काम आसान हो जाएगा, सब काम होता रहेगा, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें मिलती रहेंगी। अगर एक ही लेबर रहेगी तो फिर कैसे स्पेशलाइजेशन आएगा, कैसे हम डाइवर्जन कर पाएंगे, कैसे हम अलग अलग सेक्टर में घुस पाएंगे। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। The growth rate of per capita income is current price is higher than the per capita income constant price because later taken the account of प्राइस लेवल जब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है पर कैपिटा इनकम पे, तो कांस्टेंट प्राइस मतलब कि एक समान बराबर जो है वही चला आ रहा है। उसमें करंट प्राइस में अगर हाइयर हो रहा है तो इसका मतलब प्राइस बढ़ी होगी, तभी तो एक आदमी की जब प्राइस बढ़ेगी तभी तो पर कैपिटा इनकम घटेगी बढ़ेगी। अब भाई आज आप 100 रुपया कमा रहे हैं, कल आप 1000 रुपया कमाएंगे, तो एक इंसान की कैपिटल की जो इनकम पर इन कैपिटल का मतलब है जो हम कैपिटल हमारे पास एक इंसान के पास, अलग अलग इंसान के पास एक कैपिटा इनकम है। इनकम का मतलब जो आप कमा रहे हैं, आप अगर 10 रुपये कमा रहे हैं, कल को 100 रुपया कमाएंगे तो भाई पता है प्राइस के लेवल में इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस कैसे इंक्रीज देखने को, आप 10 रुपया कमा रहे हैं, दूसरा 100 रुपया कमा रहा है, तो जो 10 रुपया कमा रहा है 100 रुपये के बाद पास पैसा ज़्यादा नहीं होगा। अब ज़्यादा पैसा होगा तो प्राइस की, अब मान ली 10 रुपया की चीज़ है, दूसरा 100 रुपया दे के उसी को खरीद लेगा, तो स्वाभाविक सी बात है जो अगला आदमी है वो ज़्यादा पैसा नहीं वो करेगा, वो प्रोडक्ट की वैल्यू तुरंत नहीं बढ़ा देगा। मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं के पास 100 रुपया चीज़ थोड़ी है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसको लेने के लिए वो भाई फीस बढ़ाएगा, तो जिसके पास पैसा है वो खरीद लेगा। इस वजह से प्राइस में उथल पुथल देखने को मिलता रहता है। पर कैपिटा इनकम इज अ कांस्टेंट प्राइस इज ऑब्टेन बाय एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन को एक इफेक्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, ताकि प्राइस जो है वो इंक्रीज किया जा सके मार्केट में, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट है करंट प्राइस की वो करेंटली मोर देन ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ आप कैसे करेंगे, अगर एक्विजिशन आप कैपिटल करेंगे बिल्कुल होगी, पॉपुलेशन में चेंज कर देंगे ये भी ग्रोथ का एक फैक्टर हो सकता है, डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइज ये भी हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी बैरोक्रेट्स का कर लेंगे, ये तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है, इनसे हमको थोड़े कोई मतलब है ना। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर टू कंट्री इको सिस्टम, अगर किसी भी कंट्री में कैसे कितनी इकोनॉमी, तो हमको उसका क्या देखना पड़ेगा, हमको उसकी पर कैपिटा
प्रोडक्ट देखनी पड़ेगी। पर कैपिटा प्रोडक्ट से हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारी ग्रोथ क्या है, क्योंकि जो कैपिटा मतलब प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विस है, कैपिटा का मतलब कितना पैसा उस गुड एंड सर्विस पे लग रहा है, किस प्रोडक्ट पे कितना गुड्स एंड सर्विस पैसा लग। अब भाई जितना पैसा लगाओगे उसी को बेच के तो ये पता लगाओगे कि कितनी ग्रोथ हुई है। तो ये एक तरीका डिफाइन करने का, जिसको हम पर कैपिटा नेट नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, कि हमारा जो राष्ट्र में गुड्स एंड सर्विस हम बना रहे हैं उस पे सब चीज़ें हटाने के बाद हमको कितना फ़ायदा हो रहा है, तभी तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी ग्रोथ कितनी हुई है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये, और कि ये एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बड़ा है, लोगों के पास इंजेक्ट कितना है कैपिटल का, कितना इन्वेस्ट करें हैं, ये सारे फैक्टर है जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करेंगे। तो जो पर कैपिटा प्रोडक्ट है वो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन कंट्री। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंट्री है वो अनएम्प्लॉयमेंट से थोड़े डिसाइड होगा, नेशनल इनकम से नहीं डिसाइड होगा, पर कैपिटा इनकम से डिसाइड होगा। भाई अब आप अच्छा पहन रहे, अपना अच्छा खा रहे हैं, घर में मस्त से रह रहे, तो ये क्या बता रहा है कि जो एक इंसान की कैपिटल की इनकम है, जो कितना कमा रहा है उसी से तो डिसाइड करेंगे। अगर एक आदमी 1,000 रुपया कमा रहा है तो उसका बेहतर स्टैंडर्ड होगा, उसके घर में सब एसी फ्रिज कूलर पंखा सब होगा। अब एक आदमी वही मान लीजिए गरीब है, वो 2 रोटी कमाने के लिए 500 रुपया दिन भर में कमाता है, तो अपना 500 का खाएगा ना। अब वो थोड़े खा पाएगा पनीर कुलचा, थोड़े खा पाएगा, वो थोड़े खा पाएगा शाही पनीर और मटन बिरयानी। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को इस तरीके से समझने की ज़रूरत है। अगर आप लोग उसके तह तक नहीं उतरेंगे तो नहीं जान पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इज करेंट प्राइस इज हाइयर देन पर कैपिटा एंड कांस्टेंट प्राइस। ये बता ही चुका हूँ कि प्राइस लेवल बढ़ जाता है। अब अगला क्वेश्चन चलता हूँ। तो पर कैपिटा इनकम इंडिया वाज 20 इन 1967 सर्टेन फर्स्ट टाइम में जब एक इंसान 20 रुपया कमाता तो उसकी पर कैपिटा इनकम थी। ये डिसाइड करे थे दादा भाई नारोजी, जो उनकी किताब आप लोगों ने पढ़ी होगी नेशनल इनकम के बारे में। उन्होंने सबसे पहले दादा भाई नारोजी थे जो बताए थे कि जो हमारी इनकम है वो इंडिया के 20 रुपया, क्योंकि सब पैसा तो इंग्लैंड वाले जो अंग्रेज लोग हैं वही ले गए, कुछ बचाए नहीं, किसी को इनकम ही नहीं दी। जब सब यहाँ से रिसोर्स लूट गए, ले गए, लोगों को पैसा लूट ले गए, एग्रीकल्चर में पूरा अपनी तानाशाही कर लिए, कमर्शियल में कर लिए, क्राफ्ट इंडस्ट्री में कर लिए। तो लोगों के पास जब कुछ काम धंधा नहीं बचेगा तो कहाँ से कमाएंगे। 20 रुपया उनके लिए बहुत बड़ी बात है, जहाँ इतनी गरीबी, फेमनाइन, बंगाल का विभाजन, ये सब चीज़ें हैं। इस पे किसी भी चीज़ पे आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ नहीं, उसके कारण है, उस कारण पे हर चीज़ डिपेंड है। ऐसा हम कहीं कह सकते कि एक चीज़ ही उस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। वो होता है चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमेटी। जो नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी 1949 में, जो उसके चेयरमैन थे वो PC महाल बोविस थे। इनको हॉरर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये सब का जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे हम अपने देश की इकोनॉमी बनाएंगे, तो कुछ बड़े बड़े प्रोफेसर, कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स आके अपना अपना ज्ञान दिए, कमेटी बनाएगी इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, क्या तरीका अपनाया जाए, कौन सा मॉडल बनाया जाए। कोई हॉरर डॉलर मॉडल बनाता है, कोई PC मालवेयर, आर्जिड गडजिल फार्मूला। ये सब चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। इकोनॉमिक्स फॉर फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिटरमाइन द नेशनल इनकम। जो पहली बार डिटरमाइन करा है नेशनल इनकम इंडिया की, वो करा है VKR राव। जो साइंटिफिकली कि हम एक नेशनल इनकम जो हमारे राष्ट्रीय आय है वो कैसी होनी चाहिए, उसको से पहले एक साइंटिफिक तरीके से, एक लॉजिकल मैनर से जो डिटरमाइन करा है प्रोफेसर VK राव के द्वारा की गई है। इन इंडिया द गॉन डिकेड 90 द हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो हमारी GDP में अपटेन हुई थी 90 के दशक में, वो हमारी 2000 और 1991 के भी। क्यों इसमें ज़्यादा GDP हुई? क्योंकि इसमें लिबरटाइजेशन, प्रोटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोग वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर कर पाए, वहाँ घुस पाए, वहाँ प्रोडक्शन और बेच सके, वहाँ से पैसा कमा सके। वहाँ से हमको बहुत सारा एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी का, नो हाउ का, ऑपरेशन का, सेल्स का सीखने को मिला, दूसरे देशों के मॉडल जानने को मिले, वहाँ इकोनॉमिक मॉडल किस तरीके से हैं।
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रिलीज द डाटा ऑफ नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम का डाटा रिलीज करता है वो हमारा सेंट्रल स्टैटिकल सर्वे, केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस जो बनाया गया है, जो उसमें पूरी इकोनॉमिक से रिलेटेड डाटा के बारे में कौन कौन सेक्टर कितना ग्रोथ कर रहा है, उसका जितना भी डाटा वाला एस्पेक्ट है कि ग्रोथ रेट में कितने नंबर हैं, कौन सा कितना 1000 मैट्रिक टन हम लोगों को फायदा हुआ, हम 25 करोड़ रुपया कमाए, हमको हेल्थ से इतना मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना मिला, सैनिटेशन से इतना मिला, इस तरीके से है। स्वच्छ सर्वेक्षण से इतना मिला, कचरा से इतना मिला, वेस्ट से इतना मिला, एजुकेशन से इतना मिला, टैक्स से इतना मिला, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन इकोनॉमी एज विटनेस हाईएस्ट ग्रोथ रेट, हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो इंडियन इकोनॉमी ने विटनेस करी वो 2006 और 7 में करी। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर एंड इंस्टीट्यूट रिलेट नेशनल इनकम, आप लोगों को पता है सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन हम इसको ऑफिस बोलते हैं। ये जो हमारा 1951 में इस्टेब्लिश हुआ था। अभी प्रेजेंट में जो नेशनल इनकम रिलीज की जाती है वो नेशनल स्टैटिक ऑफिस के द्वारा रिलीज की जाती है, जो कहीं ना कहीं मर्जर करके नेशनल सैंपल सर्वे का जो ऑफिस है उसके साथ ये बताता है कि कहाँ कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना हम लोग गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करे, कितने टन मैट्रिक टन कहाँ कहाँ से, कौन से ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री ने कितना करा, हेल्थ ने कितना करा, बायोटेक इंडस्ट्री ने कितना करा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने कितना करा, लेदर इंडस्ट्री ने कितना करा, चमड़ा इंडस्ट्री ने कितना करा, सिल्क इंडस्ट्री ने कितना करा, जितनी भी इंडस्ट्रियाँ हैं, गुड्स एंड सर्विस जो भी हैं कंपनियाँ, फूड इंडस्ट्री ने कितना करा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने कितना करा, ये सब के बारे में बात करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड बाई, जो हमारी नेशनल इनकम इंडिया है वो हमारा स्वाभाविक से पता है नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि ये सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है। लेकिन हालांकि यहाँ पे पूरी तरीके से सही नहीं दिया, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये ऑफिस है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ कुछ क्वेश्चन जानबूझ के जो पेपर वाले होते हैं गलत सेट करते हैं, ताकि ये इनको मज़ा आता है ये सब करने में। इन इंडिया नेशनल इनकम इज कंपाउंड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको पता ही है इसमें भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऑफिस होगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। देखिए कितनी बार आया, ऐसे जानबूझ के डालते हैं ताकि लड़कों का भविष्य 10 साल तक बर्बाद करते रहे। इनको मज़ा आता है, जो घुस जाते हैं बाद में वे सब यही करते हैं। इन इंडिया विच एजेंसीज इन स्टैंडर्ड विथ कलेक्शन ऑफ डाटा कैपिटल फॉर्मेशन, जो डाटा है कैपिटल फॉर्मेशन का वो आपको बताता है आरबीआई या सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन से हमको ये पता चलता है डाटा के बारे में कि कौन सा, हम डाटा में अभी आप लोगों को बताया ही कि डाटा में बहुत सारी चीज़ें आ जाती, कौन कितना ग्रोथ करा, कहाँ से किसको कितना पैसा मिला, जो भी मतलब बेस करी नंबर टर्म में हम लोग, ताकि हमको ये पता लग सके कि हमारी जो इकोनॉमिक की स्थिति है वो कैसी है। एट प्रेजेंट 2015 विच ऑफ फॉलोइंग बेस ईयर इज बीइंग द एस्टिमेटेड एट नेशनल इनकम, जो अभी बेस ईयर चल रहा है, जिस आधार पे अब नेशनल इनकम की गणना कर रहे हैं वो 2011-12 का बेस ईयर है। इन इंडिया एस्टिमेशन जीडीपी की जो कांस्टेंट प्राइस की है वो प्रेजेंट बेस ईयर हम लोग 1999 से 2000 के बीच में जो हम लोग अभी जीडीपी कांस्टेंट प्राइस का हम लोग बेस ईयर बना के रखे। बेस ईयर मतलब इस आधार पे, ये बेस का ध्यान में रखते हुए इस आधार पे इस जो बेस बना के हम रखें, इससे हम अब आगे कैसे गणना करेंगे अपने गुड्स एंड सर्विस की आने वाले काउंटिंग पीरियड में, कि ये बेस ईयर है, इसके जो मानक तय कर दिए हैं कि इस बेस ईयर से ही हम अब आगे का प्रोडक्शन और आगे का जो हमारी इकोनॉमिक गतिविधियां हैं उनको अंजाम देंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी स्टार्टेड द कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, आरबीआई एंड सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। वाइटल चेंज जो मेजरमेंट आपको नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में देखने को मिलते हैं वो बेस ईयर से कैलकुलेशन
मेथड का यूज करते हुए चेंज होती है या उस पर बात करती है। ये सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बेस ईयर ये सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं तो हम लोग एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। इन न्यू जीडीपी डाटा बेस ईयर हैज़ बीन चेंज फ्राम 2004 से जो 5000 का बेस ईयर है वो 2011-12 की बात करता है कि हम लोग का जो नया अब जीडीपी डाटा बेस ईयर बनाया जाएगा वो 2011-12 से अब हम लोग बेस ईयर को अपने देख के चलेंगे। एट प्रेजेंट विच ऑफ फॉलोइंग बेस ईयर यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो हमारी नेशनल इनकम है उसका जो नया बेस ईयर होगा वो 2011-12 से लेके चलेगा। इन इंडिया द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस जो है वो हमारा 19 से 2000 के बीच चलेगा। जो हमारा मेजरिंग नेशनल इनकम का करंट बेस ईयर होगा, जो करंट समय पे आएगा वो 2005 और 2004-5 का जो साल है उसको हम लेकर चलेंगे। उस आधार पे अब हम अपनी गणना को अंजाम देंगे। द न्यू जीडीपी सीरीज जो हमारी सीएसओ सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस के द्वारा फरवरी 1999 में उसका रिफरेंस ईयर हम लोगों ने 1993 और 94 रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साइन को कैसे पता लगेगा? जो हमारी रियल पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज करे, मतलब हर आदमी 10 से 100 में बढ़े, 100 से 1000 में बढ़े, 1000 से लाख में बढ़े, तभी तो पता चलेगा कि इतना पैसा हमारे पास है, इतने लोगों की कैपिटल है, क्योंकि उनके बैंक खाते में जमा होगा तो बैंक को दिखेगा कि हाँ यार पैसा तो आ रहा है, इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। इन 2013 का आप कहाँ छुपा लेंगे? कहीं ना कहीं तो खाता बनाए होंगे अंटिल आप ब्लैक मनी जमा करे हो या आपका बैंक खाता ना हो। लेकिन आजकल तो सब केसी वो नो 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 योर कस्टमर केवाईसी फॉर्म बनाए कि अपने वो कस्टमर को जानते हैं, एक एक डाटा की उनके आसपास जानकारी आधार कार्ड जैसे लगाएंगे पूरी आपकी डिटेल बैंक के पास पहुंच जाएगी, आप चाहे जितना ज्ञानी बन लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इन 2013-14 में जो इंडिया की पर कैपिटा नेशनल इनकम करंट प्राइस फैक्टर कास्ट पे की फैक्टर कहाँ कहाँ प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी कास्ट लगी, कैपिटल कितनी लगी, इंटरेस्ट कितना लगा, लेबर में कितना लगा, वेज में कितना लगा। इसके बाद जो पर कैपिटा इनकम नेट नेशनल इनकम निकल के जितना भी हमने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करा है करंट पर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें से जो भी हमने डिप्रिसिएशन हटा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स हटाने के बाद हमको 73,380 रुपया हम लोग की फैक्टर का 2013-14 में आई थी। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जिनके बारे में दिया है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सपोर्ट करते रहें। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मेथड टू कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? हमेशा डिमिनिशिंग कास्ट मेथड से नहीं निकाला जाता, प्रोडक्ट का मेथड से निकाला जाता है कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर हमारा कितना डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हम भी गुड्स एंड सर्विस बना रहे हैं तो प्रोडक्ट से निकल आएगा। इनकम कितनी हो रही भाई, इनकम कैसे पता लगेगी? जब आप उस पर कुछ प्रोडक्शन करे होंगे। एक्सपेंडिचर कितना खर्चा लगा है उस पर, कौन कौन सी चीज़ों पे कहाँ कहाँ पैसा लगा। तो प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड काम करता है, लेकिन डिमिनिशिंग कास्ट मेथड काम नहीं करता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो आप लोगों का होता है कि आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स को हटाने के बाद, डिप्रिसिएशन को हटाने के बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो पहुंचते हैं उसके बारे में बात करता है। हालांकि यहाँ इनसफिशियंट ऑप्शन दिए हैं तो इस वजह से मैं इसको नहीं लूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये 50 क्वेश्चन आज समझ में आए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मेरे चैनल लीगल फ्रेटर्निटी अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में मैं आप लोगों को इसमें बहुत कुछ बताने वाला हूँ और फ्री ऑफ कास्ट आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दूंगा। और मेरे चैनल से जुड़े रहें और अर्पित इंस्पायरिंग वर्ड को भी लाइक सब्सक्राइब करते रहें कि किसी भी के हुलिया का अंदाज़ा लगा के उसके बारे में जानने का, उसके कंटेंट पे शक करने का नहीं। क्योंकि मीला जोला ने कहा है कि वी आर लाइक अ बुक, हम सब लोग किताब हैं। कोई किताब को एक पन्ना देख के समझने का प्रयास करता है,
कोई उसको रीड करके उसका इंट्रोडक्शन लगाता है, कोई उस पर ये कमी निकालता है कि इसमें ये कमी, लेकिन कुछ ही जानते हैं कि एक आदमी जो अपने आप में शांत शांत है या कुछ उसको ज्ञान है, ये कंटेंट है, वो हो सकता है कि बहुत आदमी को उसके अंदर रंग रूप चेहरा से ही हम अंदाजा लगा लें कि जब हम उसके अंदर उतरते हैं ना तो वो आइस नहीं आइसबर्ग होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग समझते रहिए कि सक्सेस आपको एक दिन में नहीं मिलेगी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें लगातार ओकेशनली करते रहिए, क्योंकि सक्सेस आप एक दिन में नहीं पा सकते हैं, ये आपको एक दिन में नहीं मिलेगी। इट कम फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। जो आप काम अपने जीवन में कंसिस्टेंट करते रहते, मेहनत करते रहते, उसी का परिणाम मिलता है। अब अगर मैं आज पढ़ाऊँ 4 दिन ना पढ़ाऊँ तो आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, तो बस जुड़े रहे और करते रहें और डरना नहीं है। और अगर जहाँ आपको लगे कि आप गिर रहे हैं ना तो फिर आप इंसान है, डरना नहीं है कि वसूलों पे जहाँ आँच आए टकराना जरूरी है। और जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, कि अगर आप जिंदा हो तो फिर जिंदा दिखना जरूरी है। वसीम बरेलवी के और बहुत ऊपर पहुंचने के बाद भी बहुत अपने को एटीट्यूड में नहीं रहना कि मुनावर राणा की शायरी है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। अगर बहुत ऊंची रहेगी तो जब उसका बेस नहीं मजबूत होगा, तो अगर आपको ऊंचे उड़ना है तो पहले बेस मजबूत करिए। और बेस अर्पित कुमार इलाहाबादिया चैनल से जुड़िए, आप लोगों का बेस एकदम सॉलिड मजबूत करूंगा, इस बात की गारंटी है। और चैनल में लॉ से रिलेटेड जो लेक्चर मैं अभी डाल रहा हूँ भारतीय न्याय संहिता, उसको भी देखते रहें, क्योंकि उसमें जो चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी आप सिर्फ ये जान के अंदाजा ना लगाइए कि यार इसके पास तो कुछ ऐसे ही मुंह से बोल रहा है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ आप कंपेयर कर लीजिएगा। जितने भी आसपास टीचर हैं जुडिशरी का पढ़ाते हैं, अगर उससे 10 मिल जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। जो चीज़ें मैं बताया हूँ, चाहे वो सिंगर सेक्स मॉडल की थ्योरी हो, बैंक्रफ्ट क्राफ्ट मॉडल की थ्योरी हो, या और भी बहुत सारी साइकोसेक्सुअलिटी के बारे में बताया हूँ, और उसको रेप से लिंक करा हूँ, कोई भी नहीं पढ़ाया होगा, देख लीजिए। सब वही आपको प्रोविजन 63 64 65 गाते रहते हैं, कोई नई चीज़ नहीं उस पर लाने का प्रयास करते। जो जब तक आप हाई लेवल पढ़ेंगे नहीं तो परफॉर्म कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। कि माना कि दोस्तों को नहीं दोस्ती का पास, लेकिन क्या ये गैर का एहसान लीजिए। गैरों का एहसान, भले मैं आपका दोस्त नहीं हूँ लेकिन मेरा एहसान फिर लीजिए ना लीजिए आपके ऊपर है, पर कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार रहा हूँ। लेकिन आप अगर मेरे ऊपर विश्वास रखेंगे, बिलीव रखेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे ना, तो आसमां को भी जमीन पर उतार लाऊंगा। और जो भी मुश्किल चीज़ें अगर आसान ना बना दिया तो मेरा नाम भी अर्पित कुमार इलाहाबादिया नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। और जिन लोगों के लिए आप समय दे रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, वो सब आपसे बस मजे के लिए जुड़ी है। जिस दिन उनका मन निपट जाएगा उस दिन आपको कोई भाव नहीं देगा, और आप इस एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में, जहाँ आपको मेहनत करने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, वहाँ से इन सब चीज़ों में अपना टाइम न व्यर्थ करें, वरना बाद में सोचेंगे वो गर्लफ्रेंड जिसको आज आप अपना भगवान बैठ रहे हैं वो 2 साल बाद किसी दूसरे की बाहों में मिलेगी, तब आप रो रो के परेशान होंगे और प्रताड़ित होंगे। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचे, अपने लिए काम करें। आपके पास अभी पैसा नहीं तो कोई वैसो भाव नहीं देगा। पैसा कमा लीजिए, फिर 1 नहीं 20 नहीं 70 नहीं 100 नहीं, जितनी मन फ्रेंड उतनी गर्लफ्रेंड बनाना। कोई उम्र नहीं चली जा रही है, बुढ़ापा में जवानी का वो कर लेना अगर इतना ही शौक है। लेकिन अभी तो कम से कम पढ़ लीजिए, और जिसको आप समय दे रहे हैं वो आपसे 1 2 दिन भी रह के भी उदास होने वाले नहीं। यहाँ लोग मर जाते हैं तब भी 5 दिन बाद खाना बनने लगता है। तो जो कह रहे थे जीना मुहाल है तुम बिन बिछड़ के, वो मुझसे 2 दिन भी उदास ना रहे। तो फिर आज मेहरबादी का शायर है, और ये कहूँगा कि हमेशा ज़िंदगी में सही समय पे सही चीज़ चुनी है, क्योंकि अगर एक्सक्यूज अगर आज अपने को दे रहे हैं तो कल आपका ज़िंदगी कठिन होने वाला है। और देख रहे हैं रोज़ का रोज़ बेरोजगारी बढ़ रही है, तो एक यही चाह रहा है एजुकेशन में ही अपने को इतना मजबूत बना लिए। अगर नहीं भी नौकरी मिलेगी, अगर आप अच्छे से पढ़ लिख लेंगे तो तमाम काम धंधा मिलेगा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे, कोई आपको 2 रुपया की नौकरी देगा बताइए। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो कभी भी वो बोलने लगेगा। इसलिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, दूसरों के ऊपर ना इन्वेस्ट करिए, क्योंकि दूसरे लोग आपको सिर्फ तरीका दे सकते हैं, रोटी आपको कोई नहीं देगा। तो रोटी का जुगाड़ करने के लिए पढ़ाई एक जरिया है, और नहीं तो ऐसे तमाम मोटिवेशन दे रहे हैं, यस आई कैन आई विल, वो सब ज्ञाने देते रहेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। डिसिप्लिन मेक्स टुडे हार्ड। डिसिप्लिन आज जो आपको कठिन लग रहा है, लेकिन जब आज आप मेहनत करेंगे एक तरफ 2 4 साल बाद निखर के आएंगे तो उसका अलग मजा होगा।
तब आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करना और जो भी कर रहे हैं, आप ये ना सोचिए आप कमज़ोर हैं। चीज़ों को डिटेल में पढ़िए, नीचे लेवल से पढ़िए, और अर्पित इंस्पायरिंग इलाहाबाद के चैनल से जुड़िए। आपको बिल्कुल बेस ग्राउंड रियलिटी से उठा के एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर बिलीफ रखिए, क्योंकि मैजिक कभी भी एक दिन पे नहीं होता। कोई भी जो इमारत बनती है उसमें समय लगता है। घर बनाना आसान है, महल बनाने में वक्त लगता है। तो वक्त दीजिए, अगर आज आप वक्त देंगे तो उसका परिणाम आपको 10 साल बाद देखने को मिलेगा। और जब 10 साल बाद आप चमकेंगे ना, तो कोई भी आपके आसपास नहीं होगा। तो बिलीव करिए अपने भाई अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दीजिए। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।